नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे कि आरसीईपी को भारत ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है। आरसीईपी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको जानने लायक हैं और हमारे देश के लिए आरसीईपी कैसे नुकसानदायक साबित हो सकता है अगर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि आरसीईपी क्या होता है और उसके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को जानने लायक है। अगर आपको हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमें इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे। क्योंकि आपको अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होती है या वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए होती है तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक्स क्या है आरसीईपी की। तो फुल फॉर्म की बात करो अब आरसीईपी की, तो आरसीईपी का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो साथ साथ व्यापार के और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे व्यापार के अलावा भी पहलुओं को ध्यान में दिया जाता है, वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, मतलब कि मुक्त व्यापार समझौता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज किया गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ हैं, मतलब कि एशिया प्रशांत या फिर भारत प्रशांत क्षेत्र के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर टैरिफ्स बहुत कम होने चाहिए कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेके, जिससे लोगों को जॉब मिल सके, लोगों के लिए आसानी से अवेलेबिलिटी हो सके चीज़ों की, और एक रीजनेबल प्राइस से मार्केट में लोगों को एक्सेस मिल सके हर चीज़ों का। आइडिया तो इसका बहुत बढ़िया था, पर भारत के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो भारत की जो इकानमी है इस टाइम पे, वो उसको आरसीईपी के जो नेगोशिएशंस है उसको compete करने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करो चाइना की, साउथ कोरिया की, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है बहुत अच्छी है पहले से, और जो कम्पिटिटिवनेस है भारतीय मार्केट में वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाई है। तो भारत की मार्केट को ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं। अगर आपके टाइप की बात करो इसके, तो ये एक तरह से मल्टीलेटरल प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और स्टेटस की बात करो अगर आप, तो ये एक अंडर नेगोशिएशन है, मतलब इस पर बातचीत अभी चल रही है और फुल्ली फाइनल इस पर नहीं हुआ है। तो क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज का कंसर्न है, स्पेशली जापान का, कि इंडिया इसको ज्वाइन अगर नहीं करता है तो हम भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मोस्टली आसियान कंट्रीज जो हैं वो इसको ज्वाइन कर चुकी हैं ऑलरेडी। चाइना को लेके आप देखो तो साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सभी ज्वाइन कर चुके हैं। पर भारत और जापान यहाँ पे पेज फंसा के बैठे हैं, या फिर जो इनकी जो चिंताएं हैं वो साफ हैं। अगर आप मेंबर्स की बात करो तो आसियान के जो 10 मेंबर्स हैं उनके अलावा +6 मेंबर्स, मतलब 6 देश और इसमें प्रपोज्ड हैं। और उसमें भारत है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 6 कंट्रीज़ हैं। रीजन इसका इंडो पैसिफिक है। ये बेसिक्स आपको जानने लायक हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका मैप क्या है। तो आप देखो यहाँ पे लोकेशन, तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पे एशिया में, चाइना की लोकेशन, और यहाँ पे आप देखो आसियान कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 आसियान कंट्रीज के लोकेशन आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे ईस्ट एशियन कंट्री की बात करो आप, तो जापान की लोकेशन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ओशियनिया की बात करो अगर आप, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज था, और यहाँ की आबादी भी बहुत अच्छी खासी है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कंसर्निंग है। तो अभी आप देखो तो यहाँ पे एक थंबनेल के जरिए मैंने दिखाया है कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका करीबन 45% एरिया इन इंडो पैसिफिक रीजन में ही आता है। मतलब जो इसमें अग्रीमेंट में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर ये होता है तो ये मोस्टली आधा जो आबादी है दुनिया की उसको कवर करेगा। और जो जीडीपी है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि यूएस की जो जीडीपी है उससे भी ज़्यादा ये कवर कर सकता है अगर ये साइन होता है तो। इसके अलावा बात करो तो चाइना और जापान, ये जो दो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स हैं, और इनके जो विजन्स थे कि भारत में या फिर आप देखो तो और कंट्रीज, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ के मार्केट का अगर इनको आसानी से एक्सेस मिलता है तो अपनी चीज़ों को डंप कर सकते हैं। और डंप करने के क्या है कि वहाँ की लोकल मार्केट एक तरह से तबाह हो सकती है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है सामानों की और रीजनेबल प्राइस पे होता है, लेबर कॉस्ट बहुत कम होता है और उनको एक्सपीरियंस भी है चीज़ों का। तो और भारत के साथ ये प्रॉब्ली बहुत नुकसानदायक चीज़ें सामने हो सकती हैं, क्योंकि भारत का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, या फिर आप देखो तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को लेके, वो उतना अभी कम्पिटेट नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने बहुत पहले से ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। ऑस्ट्रेलिया का मेन कंसर्न ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहाँ की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके एक्सपोर्ट वो इंडिया में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के माध्यम से बढ़ाना चाहता था, जिससे क्या था कि उनको भी प्रॉफिट बहुत होता।
तो बेसिकली एक तरह से देखो तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक होता तुलना में अगर आप देखो तो फायदेमंद के। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि लोग कह रहे हैं, इस पे तर्क देते हैं कि अगर बहुत सारी कंपनीज बाहर से आएंगे तो जॉब क्रिएट करेंगी और डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट तो होगा पर उस कॉस्ट पे होगा कि आपके यहाँ के लिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं या जो लोकल किसान हैं उनकी वहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा और एक तरह से कॉलोनियलिज्म की तरह आप विदेशी सामानों के गुलाम हो जाएंगे। तो ये इसके कॉन्स हैं। यह सोर्स की बात करो तो मैंने जापान टाइम्स का ये आर्टिकल ले रखा है और इंडिया में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको छापा था। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल टाइम्स की जो रिसेंट न्यूज़ आई है या स्टोरी आई है उसका क्या कहना है। उसका कहना यह है कि इंडिया शुड नॉट यूज चाइना एज एक्सक्यूज फॉर रिन्यूड आरसीईपी रिजेक्शन। तो अब रिसेंटली जैसे 2019 में भारत ने इसको कैंसिल करा था कि हम आरसीईपी ज्वाइन नहीं करेंगे। अब रिसेंटली एक फिर से रिन्यू करके प्रपोजल लाया गया और उसको फिर भारत ने फिर से उसको मतलब अपने जो डिसीजन है उसको रिव्यू करने से मना कर दिया। मतलब कि जो भी डिसीजन उन्होंने पहले लिया था कि हमको आरसीईपी ज्वाइन नहीं करना है वो अपने उस डिसीजन पे अड़ी है भारत सरकार। और बहुत ही अप्रिशिएटेबल काम है क्योंकि आप देखो तो जो हमारा कॉलोनियलिज्म है, चाइना जो करना चाहता है फ्यूचर में मार्केट का एक्सेस का या फिर आप देखो तो कॉमर्शियल, वो हम उससे बच सकते हैं। अपने जो लोकल कंज्यूमर्स हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बचा सकते हैं अगर हम इसको साइन नहीं कर सकते हैं। तो ग्लोबल टाइम ने भी अपना कंसर्न जाइन किया था। इनका माउथ पीस माना जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट का। तो उन्होंने अपना मतलब जो वर्जन है वो यहाँ पे दिखाया है इस आर्टिकल के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि आरसीईपी के जो टॉक्स हुए हैं या बातचीत हुई है उसकी टाइमलाइन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया भारत के पक्ष में आप देखो तो आरसीईपी जो नेगोशिएशंस है इसकी आसियान कंट्रीज थी, यहाँ पे कम्बोडिया में इसका सबमिट करा गया, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। इंडिया ने एक तरह से टैरिफ जो है 42.5% चाइना के जो सामान है उस पर सितंबर 2015 में घटाए इसको लेके आरसीईपी को लेके। और फिर 2017-18 में इंडिया ने इम्प्रूव करा अपने ऑफर को और 90% के अप्रॉक्स टैरिफ्स को घटाया आसियान कंट्रीज से आने वाले सामानों को लेके। और चाइना को लेके भी हमारी पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट हुई और 74% के अप्रॉक्स यहाँ पे हमने टैरिफ्स को अपने रिड्यूस करा। अब 2018 में सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की जो स्टील मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रियल है, इनकी एक बातचीत में डील हुई और ये सारी टाइमलाइन है। और 19 में भारत सरकार ने फाइनली ये कहा कि हम जो आरसीईपी डील है हमारी उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं या फिर हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि हमें ये दिक्कत है क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा वल्नरेबल सेक्शंस, मतलब अपनी इकोनॉमी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वल्नरेबल सेक्शन माना कि इससे इनकी जो कंपेटिबिलिटी है वो और कम हो जाएगी और ये पूरी तरह से एक्सटेंट हो जाएंगे मार्केट में। अब चूंकि ये दुनिया में आप देखो तो 16 देश आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो इंडिया के 1.3 बिलियन के अप्रॉक्स पॉपुलेशन है और चाइना के 1.4 के अप्रॉक्स है। इस तरह आप देखो तो इंडोनेशिया भी इसमें है जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के दुनिया के एक लार्ज चंक और जीडीपी का भी आप देखो तो बहुत लंबा चंक, ग्लोबल ट्रेड का एक लंबा चंक, ये परसेंटेज ने दे रखा है, ये इसमें कवर होता है। तो अगर ये डील नहीं साइन होती है तो बेसिकली फायदा भारत का ही फायदा है और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनका फ़ायदा है। और अगर आप बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से तो हमारा ऑलरेडी आसियान कंट्रीज़ के साथ, कुछ सेलेक्टिव कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिससे हमें आराम से फ़ायदा हो रहा है। तो भारत का जो इसमें बेसिक कंसर्न था वो ये था कि भारत चाहता था कि उसके जो सर्विस सेक्टर है या फिर जो हमारे देश के लोग हैं विदेशों में काम करने जाते हैं उसमें भी इस चीज़ को शामिल किया गया, उसमें भी लोगों को छूट दी जाए कि हमारे देश के लोग चाइना में, जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम पैसों में जाके अपना काम कर सकते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस ला सकते हैं। इस चीज़ को अगर इस डील में शामिल किया जाता तो भारत को भी बेसिकली इसमें फ़ायदा मिल सकता था। ये इस बेसिक डील के कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई और ये रीज़न है भारत के इस डील को साइन नहीं करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।